बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पार्ट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेशनल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसका सब्जेक्ट कोड फिन 621 है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर है, यानी कि टू डे, बट यू हैव 24 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर सबमिटिंग योर असाइनमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम नहीं देखेंगे क्या है टाइम को सेव करने के लिए। असाइनमेंट हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट ऑफ हैदर एसोसिएट्स लिमिटेड इज डिस्प्लेड बिलो। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इज इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैस। Requirement critically evaluate the format, arithmetic accuracy, and recording of each item given in the balance sheet and specify the correct treatment of wrong or missing entries. For example, inventories mentioned under the head of plant asset should be classified as current asset. तो एग्जांपल दिए उन्होंने कि जो हेड है प्लांट एसेट में उसमें इन्वेंट्रीज को दिखाया गया, लेकिन एक्चुअली वो किसका कंपोनेंट है, करंट एसेट्स का। तो इसी तरह आपने उन सारी चीज़ों को बताना है। एक्चुअली मैंने जो सोल्यूशन किया है वो उसका मैंने सारा ठीक किया है, लेकिन मैं साथ साथ आपको काइंडली बताता जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहले हम चलते हैं, फिर एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। ये करंट एसेट है। करंट एसेट आप करंट एसेट में वो तमाम एसेट बिलोंग टू पीरियड ऑफ 1 ईयर आर लेस देन। तो हमारे पास कैश है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसको मैं कलर कर लूँ। कैश है, ये हमारा करंट एसेट है। कैश ये भी हमारा करंट एसेट है। और उसके बाद आपने ये पेएबल उसके साथ लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट है। अब उसके साथ हम देखते हैं जी, ये हमारी इन्वेंट्रीज तो वो ऑलरेडी खुद कह चुके हैं कि ये हमारी करंट एसेट है, तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको करंट एसेट्स के सेक्शन में प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, प्लांट वगैरह कुछ नहीं होता, हमने इसको करेक्ट करना है। यहाँ तो आप इसको लॉन्ग टर्म एसेट कह सकते हैं, यहाँ आप इसको नॉन करंट एसेट कह सकते हैं। दूसरी तो जो हमारा फॉर्मेट है उसमें करंट एसेट होते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट होते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म भी एसेट भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, लैंड है, इक्विपमेंट नेट है 300,000 200,000 ये एटीसी रहेगा। बिल्डिंग है तो उसके हमें कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन दी गई है, तो वो नेट करके हमें दी है 200,000। कॉपीराइट भी हमारा क्या है जी, ये इंटेंजिबल एसेट है जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, इसको हम एज ए फिक्स एसेट लेंगे, इसलिए इसी पोर्शन में रहेगा। अब दूसरा आ जाते हैं ये वाला पोर्शन अदर एसेट्स का। इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। ये अदर एसेट भी कुछ नहीं होता, अदर इनकम होती है, लेकिन उसके दूसरी डेफिनेशन होती है। तो ये हम क्या करेंगे, ये प्रीपेड रेंट भी जो है, जो हमारा हम अदा कर चुके हैं एज ए एडवांस में, तो ये हमारा करंट एसेट होगा। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, हम इसको किसी वक्त भी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये दोनों पोर्शन कहाँ चले जाएंगे, आपके करंट एसेट में चले जाएंगे। तो हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, एसेट्स, करंट एसेट्स। ये हम यहाँ लिखते जाएंगे कि इन्वेंटरीज belong to the current asset, so it will be get the position in the portion of current asset. Similarly prepaid rent, तो ये हमारा करंट एसेट है जो हमने एडवांस में दिया हुआ है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी हमारा करंट एसेट है जो हमने अदर एसेट्स में दिया है, जो कि ऐसा कोई इसका कंसेप्ट नहीं है, तो हम इसको भी उड़ा देंगे। तो जो हमारा फॉर्मेट है वो बनता जा रहा है। तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम इसको देखेंगे कि ये सही आ रहा है, ये 1.2 मिलियन आ रहा है। तो उसके बाद हमारी दूसरी साइड आ गई लाइबिलिटीज एंड स्टॉक इक्विटीज। तो हम इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, कौन सा, ग्रीन यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ से करंट लाइबिलिटीज वही डेफिनेशन अप्लाई होती है फॉर 1 ईयर आर लेस देन 1 ईयर। अकाउंट पेएबल इसमें आता है। बॉन्ड एंड पेएबल, बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर ही कहते हैं। तो ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, हम इसको यहाँ से उड़ाएंगे। और नोट्स पेएबल दिसंबर 2024 ये भी लॉन्ग टर्म है, इसको भी हम यहाँ से उड़ाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें हम ये वेजेस जो है ये हमारा पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज है, डिविडेंड पे हमारा जो है पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज है। तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं जरा ये वाला कलर दे देता हूँ, ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज का ये भी और ये भी। तो उसके बाद स्टॉक होल्डर इक्विटी,
इसको मेगा इक्विटी ही कहते हैं। इसको काइंडली ज़रा चेक कर लीजिएगा, इसकी जो हेडिंग है, क्योंकि हमने फॉर्मेट भी बताना है। तो कॉमन स्टॉक आर है, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी गलत बता दी। जो बॉन्ड्स पेएबल हैं ये हमारा पार्ट ऑफ इक्विटी में आएगा। इक्विटी एंड समथिंग इसका और भी नाम लिया जाता है, क्योंकि ये डिबेंचर है तो डिबेंचर में ये आता है। इसको काइंडली आप इसकी हेडिंग ज़रा चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको कंपोनेंट की पोजीशन सही बता रहा हूँ। तो आखिर में आपको मैं सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा। तो हमारे पास क्या है, कॉमन स्टॉक है जिसको मार्जिनल शेयर्स भी कहते हैं। इसकी जो पार वैल्यू है वो 10 है और 50,000 शेयर अथराइज है, लेकिन 4,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 400,000 है। प्रीमियम भी नहीं किया तो इसलिए प्रीमियम हमने इसको मेंशन नहीं किया। रिटेन अर्निंग है हमारे पास वो 200,000 है। तो ये हमारा जो बॉन्ड्स पेएबल है 2 जुलाई 2023, तो हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे इस वाले सेक्शन में। तो उसके बाद अब हम जाके देखते हैं, साथ साथ चीज़ें मैंने आपको बता दी क्यों हम कोई कंपोनेंट एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसकी रीज़न मैंने बताई, वो उससे बिलोंग करता है और क्यों वो उसमें नहीं रह सकता। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखिए करंट एसेट है, कैश ऑलरेडी था उधर, कौन रिसीवेबल ऑलरेडी था, इन्वेंट्री हमने फिक्स एसेट वो जो एसेट प्लांट एसेट से जिसको हमने रीलेबल किया, नॉन करंट एसेट दिया, वहाँ से उसको हमने कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र किया। प्रीपेड अदर एसेट में था, अदर एसेट भी कोई नहीं थी, उसको भी हमने डिलीट किया। वो दोनों हमने कंपोनेंट वहाँ से इस सेक्शन में ट्रांसफ़र किया। 100,000 एंड 50,000 तो हमारे पास टोटल करंट एसेट आ गए हैं। इसको मैंने सम किया तो 475,000 हमारे पास आ गए। नॉन करंट एसेट में लैंड 300,000, नेट इक्विपमेंट नेट 200,000, बिल्डिंग नेट मैंने ले ली। वहाँ 220,000 था, -20,000 तो हमारे पास 200 आ गया। कॉपीराइट और ये हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट आ गया, तो 725 आ गया। तो इसको मैंने क्या किया, इसको और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 100,000 आ गया या 1.2 मिलियन आ गया। अब हम लाइबिलिटीज वाली साइड पे चलते हैं। करंट लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल थी। वेजेस पेएबल कहाँ थी मैं आपको दिखा दूं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में थी। डिविडेंड पेएबल तो मैंने इसको इस नॉन करंट लाइबिलिटीज के पोर्शन से शिफ्ट करके कहाँ प्लेस कर दिया, करंट लाइबिलिटीज में प्लेस कर दिया। तो यही आपने रीजंस देनी है क्यों हम वहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दी थी कि इन्वेंट्री को हम प्लांट एसेट से शिफ्ट करके करंट एसेट में लेके जा रहे हैं। प्लांट एसेट itself कुछ नहीं होता, उसको भी हमने चेंज करना है, क्योंकि एज पर फॉर्मेट बैलेंस शीट का तो उसमें नॉन करंट एसेट्स होते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं या फिक्स एसेट होते हैं, उसका हम ये लेबल देते हैं। तो टोटल करंट एसेट हमारे पास 250,000 आ गए। तो नॉन करंट लायबिलिटीज है, नोट पेएबल है हमारे पास 200,000 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म वो खुद कह रहा है, यहाँ से मैंने एम नहीं लिखा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 100,000 टोटल नॉन करंट एसेट 302,000 आ गए हमारे पास। अब इसको मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने बुक से चेक कर लीजिएगा इसको हमने क्या लेबल देना है। मुझे शक है इसका लेबल कुछ और हो सकता है, लेकिन आप इसको काइंडली चेक कर लीजिएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फॉर योर कन्वीनियंस। तो बॉन्ड्स पेएबल डिबेंचर है तो मैंने इसको इस सेक्शन में लिखा है। रिटेन अर्निंग मैंने इसको सेक्शन में लिखा था। टोटल इक्विटी 648,000 आ गया, इसको मैंने ऐड किया इसके साथ सब टोटल के साथ, तो हमारे पास 1.2 मिलियन आ गया। तो यानी हमारे टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी 1.2 मिलियन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कुछ ऐड करना चाहें या कुछ डिस्कस करना चाहें, मोस्ट वेलकम, ताकि हम सब का फ़ायदा हो सके, हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।